गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपको व्याकरण का पार्ट एक करवाने जा रहे हैं, जो विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या होती है? भाषा हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी इस विश्व में जहाँ रहते हैं, हमें अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए कोई ना कोई हमें तरीका चाहिए। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के मन की बात अच्छी तरह से जान सकते हैं। वह भाषा है। सभी की कोई ना कोई भाषा होती है। तो सबसे पहले भाषा जो है बच्चे, अब ये हमारे को हर एक को अपनी बात का, अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान के लिए हमारे को जो एक माध्यम चाहिए, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दो प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो एक भाषा और बोलता है जो ना बोलकर होती है ना लिखकर होती है। वो भाषा होती है सांकेतिक भाषा। जब आप छोटे थे, आप बोल नहीं सकते थे, आप मम्मी को बिस्किट के लिए इशारा करते थे, मम्मी समझ जाती थी बच्चा बिस्किट चाहता है, आपको बिस्किट खाने के लिए मिल जाते थे। तो ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन सांकेतिक भाषा के द्वारा हम सारी बात एक दूसरे को नहीं समझा सकते, इसलिए सांकेतिक भाषा को ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया गया और भाषा के दो ही रूप माने गए, बोलकर और लिखकर। बोलकर यानी कि मौखिक भाषा, लिखकर यानी लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा यानी जो बोलकर समझाई जाती है, लिखित भाषा जो लिखकर समझाई जाती है। सबसे पहले आते हैं हम मौखिक भाषा पर। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों आते हैं जैसे वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना, वाद विवाद करना, यानी कि बहस होती है जैसे वकील लोग करते हैं, तो ये मौखिक भाषा से होती है। कविता वाचन है, पाठ है, भाषण देते हैं नेता लोग, जो नाटक आदि होते हैं, फिल्म है, तो इसमें सारी मौखिक भाषा चलती है। आप लोग डायलॉग देखते हैं, संगीत आदि में हम भाषा का मौखिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये मौखिक भाषा के सारे रूप हम हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। फिर उसके बाद आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है जिसको हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं, तो इसलिए इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के लिए आप लोग मानते हैं, इसके लिए फिर हमें पुस्तकें चाहिए। समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। पत्रिका पढ़ते हैं, सूचना पट है, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा में हम अपनी भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। हम अपनी भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। जैसे मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है। मौखिक में एक बोलने वाला चाहिए और एक सुनने वाला चाहिए। लेकिन लिखित भाषा जो है इसमें पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 बातें कौन सी हो गई? पढ़ना और लिखना। कि हमें लिखित भाषा तभी आ सकती है अगर हम किसी का लिखा हुआ पढ़ सकें या अपनी बात को हम उसे लिखकर बता सकें। तो विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। सबकी एक जैसी भाषा नहीं है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक का मतलब क्या है बच्चों? बहुत बड़ा होता है भाषा का क्षेत्र। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ये सभी क्या है? विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। आगे बोली। बोली भाषा से अलग है। बोली सभी के क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती है। जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, अब जैसे हरियाणवी बोली है, हरियाणवी आपकी बोली है, वो भाषा नहीं है, क्योंकि हरियाणवी केवल हरियाणा के लोग ही अच्छी तरह से बोल सकते हैं, हरियाणा के लोग ही समझ सकते हैं। तो हरियाणवी आपकी क्या होगी? एक क्षेत्र के आधार पर एक बोली है। तो इसी तरह से जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो उनकी पंजाबी मुंह पर चढ़ी होती है, तो हर बात वो पंजाबी में बोलकर समझा सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उनकी बोली क्या हो गई? पंजाबी भाषा। तो ऐसी गुजरात वालों की गुजराती हो गई। तो जो जहाँ पर जो क्षेत्र के हिसाब से वहाँ के लोगों की जो स्थानीय भाषा है वो बोली कहलाता है। बोली में लोकगीत होते हैं। लोकगीत गाए जाते हैं जो शादी ब्याह पर, बेटे के जन्म पर, मुंडन आदि पर जो गीत गाए जाते हैं वो अपनी अपनी बोली में सभी गाते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। कहावतें जो हैं वो भी अब हमारी बोली में ही होती हैं। तो ये कथाएं, बोलियों का कोई लिखित साहित्य नहीं हो सकता, इनका साहित्य नहीं होता। आगे है उदाहरण के तौर पर अवधी। अवधी बोली है। ब्रज, मागधी, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमायूनी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखे जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जब तक कोई बोली बोली ही रहती है तो, लेकिन जब उस बोली के अंदर कोई साहित्य लिखा गया तो वो क्या बन जाती है बच्चों? उपभाषा।
उपभाषा ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, मुख्य बोलियां, ये ध्यान रखना है। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में वे उपभाषाएं बन गई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने, सूरदास जी का नाम आप सबने सुना होगा। तो सूरदास जी बहुत कृष्ण भक्त थे। उन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। जैसे कि आजकल आप लोग रामचरितमानस देख रहे हैं, रामायण आ रही है, तो आप लोग उसमें देखते हैं, तो उसमें जो है आपकी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, उन्होंने बोली का किया गया है। उसी रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे हिंदी की कुछ बोलियां हैं, जैसे अवधी। अवधी अब ये कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। हरियाणवी, ये हरियाणा में ही बोली जाती है। कुमायूनी, या जिसको कुछ लोग गढ़वाली कहते हैं, ये उत्तराखंड में बोली जाती है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं बच्चों साहित्य की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि साहित्य ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जब हम किसी भी ज्ञान को लिख कर अपने पास संभाल कर रखते हैं, उस संचित कोश को, वो हमारा क्या बन जाता है? साहित्य बन जाता है। तो साहित्य भी बच्चों दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है? जैसे आपकी वसंत की पुस्तक है, उसके जो पाठ हैं वो आपके गद्य साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में जो गाया जा सके, गद्य को हम गा नहीं सकते और पद्य को हम गा सकते हैं। जो कविताएं हैं हमारी वो पद्य साहित्य में आती हैं। तो पद्य साहित्य के अंतर्गत तुकांत, अतुकांत कविता आती है, दोहे आ जाते हैं, चौपाई, सोरठा, छंद, कुंडलियाँ, पद आदि, ये सब आगे आपको और बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे ये सब। तो ये साहित्य के अंतर्गत, पद्य के अंतर्गत आती हैं। फिर आगे है बच्चों मानक भाषा। मानक भाषा वो भाषा होती है जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा स्वीकृत की गई है। जब एक ही भाषा की कई बोलियां होती हैं पर मानक रूप एक ही होता है। जैसे अब हिंदी है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वो सब हिंदी अपने अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन जो रूप सरकार द्वारा मान्य है वो उसका क्या कहलाएगा? मानक रूप, वो मानक भाषा है। जैसे हिंदी की अनेक बोलियां हैं पर उसका मानक रूप खड़ी बोली है। तो हिंदी का यही मानक रूप पुस्तकों में माना जाता है, समाचार पत्रों में माना जाता है, रेडियो में प्रयोग किया जाता है। जो आप समाचार वगैरह सुनते हैं तो वो मानक भाषा में होते हैं। यूँ तो कोई भी अपनी अपनी भाषा में देने लग जाएगा, लेकिन नहीं, मानक भाषा जो है, जो सरकार ने स्वीकृत की गई है, हिंदी भाषियों द्वारा स्वीकृत है, उसे मानक भाषा कहते हैं। तो भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। आगे अब इसी तरह आता है मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, जो अपनी माँ से और परिवार के लोगों से सीखता है बच्चा, वो भाषा उसकी क्या कहलाएगी? मातृभाषा। जैसे यदि माँ बांग्ला भाषा बोलती है तो बच्चा उससे बांग्ला ही सीखता है, बांग्ला ही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। इसी प्रकार यदि बच्चा अपनी माँ से गुजराती सीखता है तो गुजराती उसकी मातृभाषा होगी। है ऐसे ही आप अंग्रेज़ों के बच्चे देखते हो, वो बचपन से ही अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा ही अंग्रेजी है। वो अपने माता पिता को अंग्रेजी में बोलते हैं, देखते हैं, अंग्रेजी सुनते हैं, तो उनके लिए वही उनकी मातृभाषा है। तो इसी तरह से मातृभाषा भी लोगों के अनुसार मातृभाषा भिन्न भिन्न होती है। आगे है राजभाषा। राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा, जिसमें सारे सरकारी काम होते हैं, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाती है? राजभाषा। तो भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है या फिर हिंदी, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अब ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, तो ध्यान देना है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। आगे लिपि। लिपि आरंभ में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो अपनी भाषा को लिखकर अपने लिए संग्रहित करने लगा। तो लिखने के लिए उसे कुछ चिन्ह चाहिए थे, तो जिन चिन्हों का उसने प्रयोग किया वो चिन्ह क्या कहलाए? लिपि। तो लिपि क्या हुई कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए गए वो उसकी लिपि कहलाती है। जैसे भाषा बच्चों अलग अलग होती है, तो ऐसे हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है।
तो इस आगे उदाहरण देखिए, जैसे विश्व की प्रमुख लिपियाँ, जैसे अब अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, जो ये यूरोपीय देश है, ये यूरोपीय देशों की एक ही लिपि है रोमन, इन सब की रोमन लिपि है। आगे उर्दू है, उर्दू एक भाषा है तो इसकी लिपि क्या हुई, फारसी। तमिल भाषा की तमिल ही लिपि है, चीनी भाषा की चित्रलिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला है, अरबी अरबी और हिंदी, संस्कृत और नेपाली, इन तीनों की क्या है, देवनागरी लिपि। ये आपने ध्यान देना, इन तीनों की देवनागरी लिपि है। विशेष नोट कि देवनागरी लिपि जो है ये कहाँ से आई। देवनागरी हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है और जो हिंदी, संस्कृत और नेपाली तीनों की है, ये इसका विकास कहाँ से हुआ, तो इसका देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ। कहाँ से हुआ, ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी के आगे जो हिंदी का जन्म है वो संस्कृत से हुआ, इसीलिए जो संस्कृत है उसको हिंदी की माता कहा जाता है, जननी है उसको जन्म देने वाली संस्कृत। अगर किसी बच्चे की संस्कृत अच्छी है तो उसकी हिंदी अपने आप ही बढ़िया होगी। तो व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो आगे व्याकरण, आप लोग ये भी पढ़ते हैं व्याकरण, लेकिन ये नहीं पता क्यों पढ़ते हैं। तो व्याकरण से हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में जानना सीखते हैं, शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं, शुद्ध रूप में बोलना सीखते हैं। तो प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है, विशिष्ट मतलब खास होती है। इसके मौखिक व लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण, अब ये परिभाषा क्या हुई, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को लिखकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। तो वर्ण विचार में वर्णों के आकार, जो आप ये क ख ग अ आ इ उ स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, ये वर्ण हैं। वर्णों के आकार अच्छे से पता होना चाहिए, उच्चारण कि उनको कैसे बोलना है, फिर उनका वर्गीकरण कि किस आधार पर उनके आपने मतलब वो नासिक्य में आता है, ओष्ठ्य में आता है, ये सब वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। फिर शब्द विचार, वर्णों के मेल से आगे शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम उसके शब्दों के भेद सीखते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना आदि से संबंधित जानकारी पाई जाती है। फिर वाक्य विचार, जब हम वर्ण सीख लेते हैं तो बच्चों वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, ये सब बातें हमें वाक्य विचार में सिखाया जाता है।